चलिए, आज का टॉपिक जो है वो होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस सिस्टम से स्टार्ट होता है। तो होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है? तो अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फेस इज टर्म एज होमोजीनियस। मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ पे मैंने कुछ फ्लूइड्स को मिला दिया और मिलाने के बाद वो एक सिंगल फेस में रहा, देन आफ्टर हम उससे होमोजीनियस सिस्टम बनेंगे। अब होमोजीनियस सिस्टम के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? तो मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, ऑक्टेन प्लस हेप्टेन। मतलब अगर इनको मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, एक दूसरे मतलब आइदर वो खुद में दूसरे को मिला लेगा या दूसरे में खुद मिल जाएगा। तो अगर यूनिफॉर्म फेस होगा पूरे के पूरे सिस्टम में, देन वी आर से इट इज अ होमोजेनियस सिस्टम। चलिए, इसी के साथ आता है नया टॉपिक, मतलब इसी में आता है हेटेरोजीनियस सिस्टम क्या होता है। तो हेटेरोजीनियस सिस्टम ऐसे सिस्टम को आप बोलते हैं जहाँ पे मोर देन टू और मोर देन टू फेसेस एग्जिस्टिंग में रहेंगे। ठीक है, जैसे क्या हुआ, तो वाटर को मैंने स्टीम से मिलाया तो देखो वाटर और स्टीम दो अलग अलग फेस दिख रहे हैं। आइस एंड वाटर, वाटर एंड ऑयल। मतलब ऐसा सिस्टम जहां दो या दो से अधिक फेस होंगे उसे हम हेटेरोजीनियस सिस्टम बोलेंगे। चलिए, तब आपका यहाँ पे आता है कि फेस क्या होता है। ठीक है, तो फेस इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर विच इज होमोजीनियस थ्रू आउट इन केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल स्ट्रक्चर। मतलब क्या हुआ कि फेस वो स्टेट है जहाँ पे सिस्टम जो है वो कंप्लीटली होमोजीनियस होना चाहिए, जब वो केमिकली कंपोजिट हो रहा हो और उसका फिजिकल स्ट्रक्चर भी सिमिलर हो। मतलब क्या हुआ, फिजिकल स्ट्रक्चर में और केमिकल कंपोजिशन में अगर सिस्टम जो है वो होमोजीनियस है थ्रू आउट द प्रोसेस, देन वी आर से इट इज इन सिंगल फेस सिस्टम। ठीक है, अब बोलोगे सर डबल फेस आ गया, तो डबल फेस आ गया तो फिर हम होमोजीनियस नहीं बोलेंगे, हम उसको हेटेरोजीनियस बोलेंगे। ठीक है, मतलब फेस क्या बता रहा है, तो ये उसके केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल स्ट्रक्चर को आइदर सिंगल फेस है तो होमोजीनियस बता रहा है और मोर देन वन फेस है तो हेटेरोजीनियस बताएगा। देन वी आर से इट इज इन द फेस। अब फेस कौन कौन से होते हैं, तो इट मे बी अ सॉलिड फेस, इट मे बी अ लिक्विड फेस, और इट मे बी अ गैस फेस। ठीक है, चलिए अब आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंट्रोल वॉल्यूम। एक्चुअली कंट्रोल वॉल्यूम का जो फंडा है वो इसलिए कंसिडर किया गया है कि जब हम किसी सिस्टम में जाएं तो वहाँ पे क्या होता है, तो वो सिस्टम बहुत बड़ा हो सकता है। तो उस बड़े को बाउंड करने के लिए हमें कंट्रोल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा। स्टेटमेंट दे रहा है कि इन मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम ऑफ ओपन सिस्टम सच एज इन एन इंजन or an air turbine, etc., the mass the mass of the system is not fixed. Therefore, in the analysis, attention is focused on a certain volume in space surrounding the system known as control volume. समझ में आया क्या, कि जब हमें एनालिसिस करना होता है तो एनालिसिस के लिए हमारा फोकस एक पर्टिकुलर एरिया को ही कवर करे, इसलिए हमने कंट्रोल वॉल्यूम का फंडा इंट्रोड्यूस किया। द कंट्रोल वॉल्यूम बाय द सरफेस इज कॉल्ड कंट्रोल सरफेस। बोथ मास एंड एनर्जी कैन क्रॉस द कंट्रोल सरफेस। याद रहेगा। चलिए, यहाँ पे एक डेफिनेशन भी मतलब डिफरेंस भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम। तो सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम में क्या है, तो कंट्रोल वॉल्यूम में जो शेप होता है वो फिक्स होता है, उसकी पोजीशन फिक्स होती है, उसका ओरिएंटेशन फिक्स होता है रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। लेकिन जब मैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करता हूँ तो यहाँ पे
हमें फिक्स करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपने आप ये चेंज भी हो सकता है, इसका ओरिएंटेशन, पोजीशन, सब कुछ चेंज हो सकता है एज पर द ऑब्जर्वर। और ये आइदर रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। मतलब मैंने एक ऐसे हाइपोथेटिकल सिस्टम के बारे में सोचा जो फिक्स ही नहीं है, मतलब एग्जिस्टिंग में ही नहीं है, तो भी वो सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि क्योंकि हमें उसका इन्वेस्टिगेशन करना है। लेकिन ऐसा सिस्टम जो एग्जिस्टिंग में है उसका एनालिसिस करेंगे तो वो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम के पार्ट में आएगा। ओके, तो आज के लिए आपका एक असाइनमेंट रहेगा कि आपको डिफरेंस लिखना है, मिनिमम 4 पॉइंट्स कंट्रोल वॉल्यूम के बारे में और सिस्टम के बारे में, कि दोनों एक दूसरे से कैसे डिफर है। ठीक है, चलिए। और दूसरा एक लिखना है माइक्रोस्कोपिक के लिए और मैक्रोस्कोपिक के लिए, जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। चलिए, अब आता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत सारे होते हैं, मतलब जो थर्मली एक दूसरे से रिएक्ट करे या मेरी बॉडी थर्मली उससे रिएक्ट करे तो उसे हम थर्मोडायनेमिक बॉडी बोलते हैं। अब बोलोगे सर समझ में नहीं आया कि बोलना क्या चाहते हैं। तो एक्चुअली हमने पहले क्या पढ़ा है, थर्मो और डायनेमिक, मतलब आइदर एनर्जी, ठीक है, या मैं फोर्स बोलूं या इसको मास बोलूं, ठीक है। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो मेरी एनर्जी और हीट से रिलेटेड हो या फोर्स या मास से रिलेटेड हो, तो उस सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में देखो प्रेशर आ गया, क्योंकि ये मेरे मास से रिलेटेड है और फोर्स से रिलेटेड है। वॉल्यूम आ गया, मेरे मास से रिलेटेड है। टेम्परेचर आ गया तो हीट और एनर्जी से रिलेटेड है। मास डेंसिटी, विस्कोसिटी, मतलब ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जो कहीं ना कहीं मेरे हीट या मास से कोरिलेट कर रही है, उन सारी प्रॉपर्टीज को हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और ये सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को हम जनरली 2 भाग में कैटेगराइज किए हैं। तो पहला भाग ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है मास पे, हम उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड नहीं करेगी उसे हम बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताया था कि अल्फाबेट में ई पहले आता है इसलिए वो डिपेंड करती है, और आई बाद में आता है इसलिए वो डिपेंड नहीं करता है। तो जो डिपेंड नहीं करता है वो कौन कौन है, तो उसका टेम्परेचर है, उसका प्रेशर है, उसकी डेंसिटी है, ये डिपेंड नहीं करेगा। अब बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल का मैं आसान सा तय करना चाहता हूँ। एक्चुअली अगर मैंने एक 20 किलो का लकड़ी का टुकड़ा लिया और मैंने, ठीक है, तो ये 20 किलो का लकड़ी का टुकड़ा और मान लो 100 ग्राम के लकड़ी का टुकड़ा, अब दोनों को अगर मैंने पानी के ऊपर में फेंका तो आपको आइडेंटिफाई है कि लकड़ी का टुकड़ा जो है वो पानी पे तैरता रहता है। क्यों तैरता रहता है, क्योंकि वुड की या लकड़ी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। तो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास। इसी तरीके से मैं अगर 5 किलो का एक वुड का मतलब आयरन का टुकड़ा लूँ या 1 ग्राम का आयरन का टुकड़ा लूँ और अगर मैं इसे पानी में डाल दूँ तो दोनों ही डूब जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है। ठीक, चलो अब जो जो डिपेंड नहीं करता है तो वो कौन कौन, मतलब जो डिपेंड करता है वो कौन सा है, तो वॉल्यूम। अगर मेरा वेट ज़्यादा हो जाएगा तो मेरा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मास खुद और टोटल एनर्जी। तो ये देखिए दोनों को डिफाइन किया गया है, मतलब मास, वॉल्यूम, टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी। These are the extensive properties, and temperature, density, specific volume, specific total energy, specific internal energy, specific enthalpy are called intensive properties। ठीक है, इसी को 2 और पार्ट में डिफाइन किया गया है, एक है डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज और एक है इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी।
So these are properties which define the state of the system. To completely define the state of the system, a certain minimum number of properties are required to be known. This property refers to independent property. For example, आप देखो, pressure, volume, its pressure, temperature, specific volume. मतलब आइदर पी वी और टी में से अगर हमारे पास दो सिस्टम पता है तो हम तीसरा सिस्टम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज क्या होंगी? तो the values whose properties can be determined in terms of value of independent properties। मतलब जो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बाकी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट होंगे उसे हम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। तो आपको याद रखना है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं, तो ये आपको फाइंड आउट करना है और इनके बेसिस पे अब आप जो कुछ भी निकालते हो उसे हम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, अब आता है आपका स्टेट प्रोसेस साइकिल। ये अब आपके नेक्स्ट लेक्चर के लिए है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।